है ना। आओ पहले देखो स्टडी हम लोग करते हैं, है ना। कहते हैं क्या कि बाबू हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रिफ्रैक्शन। हेडिंग क्या डालेंगे? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हम लोग पढ़ लिए थे, हम लोग रिफ्रैक्शन में हम लोग स्नेल्स लॉ के बारे में बात कर लिए थे। हम लोग किसके बारे में बात कर लिए थे बेटा? स्नेल्स लॉ। हाँ साउंड आ रहा है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या था? स्नेल्स लॉ n1 sin i, ऐसे sin i बाई sin r बराबर n2 बाई n1। n1 क्या है? n2 क्या है? n1 उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है जिसमें से लाइट रे आ रही होती है, और n2 इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है जिसमें लाइट रे जा रही होती है। मतलब n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं ना, हाँ n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आ रही होती है, और n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही होती हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं? अच्छा बेटा, अब तुम सोचो कि इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा? n1 sin i। इसके साथ और भी लिखे थे, क्या लिखे थे? v1 बाई v2 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, ऐसे कुछ हम लोग लिखे थे। तो तुम ध्यान से देखो, n1 sin i बराबर इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये पढ़ाए हुए है, हटाओ, यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। n1 sin i बराबर क्या हो जाएगा बेटा? n2 बोलेंगे n2 sin r। क्या बोलेंगे? n2 sin r। मतलब ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं बेटा एकदम धड़ाक से, n1 sin i बराबर n2 sin i। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कहता है क्या, तुम ध्यान से देखो, कहता है क्या कि हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं बेटा। क्या है? कुछ स्पेशल केस है, वो केस को समझना है। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा केस 1। केस 1 क्या कहता है कि साहब अगर जो प्रकाश की किरणें हैं, अगर जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं वो एकदम नॉर्मली इंसिडेंट करती है, केस बताया जा चुका है। ठीक है, मतलब इफ अ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली, कैसे बेटा? नॉर्मली मतलब लंबवत, अभिलंब पे आ रही है, नॉर्मली टू द, कहां पे? इंटरफेस ऑफ द, इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। मतलब अगर कोई लाइट की किरणें आती हैं कहां पे बेटा? इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम पे। कैसे? तो नॉर्मली। कैसे? तो ध्यान से देखेंगे, मान लो कि ये क्या है? दो मीडियम का इंटरफेस है। मतलब इधर क्या मान लेंगे बेटा? मीडियम 1 हवा मान लो, इधर क्या मान लेंगे? मीडियम 2, इधर पानी मान लो। अब ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया नॉर्मल इसका। ये क्या हो गया बेटा? इस मीडियम पे ये अभिलंब हो गया, नॉर्मल हो गया। तो तुम सोचो कि ध्यान से देखो बेटा, मीडियम 1 है, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n1 है, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और लाइट क्या है बेटा? ऐसे आ रही है। लाइट कैसे बेटा? ऐसे आ रही है। तो ऐसे आ रही है तो आई जो मेजर किया जाता है, आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। तो इसके लिए आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि आई मापते कहाँ से बेटा? नॉर्मल से ही मापते हैं, इसी अभिलंब पे ही आ रही है, इसलिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मतलब अगर ऐसे आता तो कुछ एंगल होता ना, अब ऐसे जाता है, घट रहा एंगल, घट रहा कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये 0 डिग्री हो गया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? तो कितने से जाएगी वो यहाँ से पुट कर लो, निकाल लो। तो बेटा चूंकि हमने क्या पढ़ा है? n1 sin i बराबर होता है सर n2 sin r के बराबर होता है बेटा। शाबाश। या n1 का मान कितना है? n1 ही है। किस मीडियम से रे आ रही है? तो इसी मीडियम से आ रही है ना, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1। तो लिख देंगे n1 sin i, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा? तो 0 बराबर n2, दूसरे वाला जिस माध्यम में लाइट रे जाएगी, तो आ रही है इसमें तो जाएगी इसी में ना, तो इस माध्यम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है बेटा? n2। बहुत बढ़िया। sin r, तो यही r का मान निकालना है। तो r का वैल्यू देखो तो क्या होगा, तब हमको पता चलेगा कैसे जाएगी लाइट रे। तो या साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0।
तो 0 गुने n1, बहुत ध्यान से देखेंगे, 0 गुने n1 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, बराबर n2 साइन r। इसको और आगे देखिए यहाँ पे, अब तुम सोचो बेटा, अगर ये n2 इधर चले जाएगा तो 0/n2 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, या जो साइन r का भी मान आ रहा है बेटा, वो भी कितना आ रहा है, 0। तो सोचो साइन थीटा, आर क्या है, एंगल ही है ना बेटा, हाँ एंगल है। ये कौन सा एंगल है, तो अपवर्तन कोण है। आर को क्या बोलते हैं बेटा, अपवर्तन कोण बताया गया है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तुम लोग तो बड़ा पढ़ रहे हो आजकल ने। कह रहे हैं साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो या यहां से लिखेंगे आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। मतलब तुम ध्यान से सोच, जो उस दिन हम बताए थे सबसे पहले वाले क्लास में कि आई बराबर 0 से आएगी तो आर बराबर भी 0 हो जाएगी, वो कहां से हुआ बेटा, वो समझ में आया बेटा। मतलब अगर कोई प्रकाश की किरणें लंबवत आ रही है तो बिना अपने पाथ को छोड़े हुए, बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी विचलन के प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएगी। मतलब लाइट हेंगा आ रही थी तो ये बात बेटा हेंगा ही चली जाएगी ना, ऐसे आ रही थी ऐसे ही चली जाएगी। और इसके लिए आर 0 होगा, क्यों, क्योंकि लंब से ही ना देखते हैं एंगल, तो लंब से एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। तो ये था हमारा केस 1। केस 1 क्या था कि अगर प्रकाश की किरणें नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं तो साहब लाइट बिना किसी डेविएशन के चली जाएंगी। तो तुम सोचो, अगर हम आपसे पूछ दे कि इस पर्टिकुलर फर्स्ट केस में फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, पूछ दे विचलन कोण का मान कितना होगा, तो तुम बता सकते हो कि नहीं? तो बाबू लिख ही लो। कहता है क्या, इसी में अगर आपसे पूछ दे कि एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में आपसे कोई पूछ दे, क्या पूछ दे बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब विचलन कोण। तो तुमसे कोई पूछ दे कि विचलन कोण कितना होगा, तो तुम ध्यान से देखो बेटा, आपको विचलन कोण निकालने का एक तरीका बताए थे। क्या बताए थे बेटा, तो ध्यान से देखिए कि ये तो मीडियम है, ऊपर में अलग मीडियम है M1 और नीचे में M2 है। आप ये मत बनाइएगा, इसी से आपका काम चल जाएगा बेटा, हम समझाने के लिए यहां बना रहे हैं। तो तुम सोचो कि लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, तो अब एक मीडियम में चली तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है, तो नॉर्मली आ रही, तो लाइट तो ऐसे ही चली गई। तो तुम सोचो कि जाना कैसे था, इसको जा कैसे रही थी, ऐसी जा रही थी, लेकिन मीडियम प्रेजेंट होने के बाद भी ये लाइट ऐसे ही चली गई। तो सोचो डेविएशन कितना, तो 0। मतलब जैसे आ रही थी वैसे ही चली गई, वैसे ही जा भी रही है, तो साहब इसमें कहाँ कोई डेविएशन। हाँ, ये अलग होता कि अगर प्रकाश की किरणें आ रही ऐसे और चली जाए हैंगा, तो डेविएशन ये वाला कहलाएगा, नहीं आया। मतलब इनिशियल पाथ से कितना डेविएट कर गया उसी को डेविएशन बोलते हैं बेटा। तो इनिशियल पाथ भी ऐसे ही था और फाइनल पाथ भी ऐसे ही है, तो डेविएशन कितना कोण, तो 0 कोण। तो इसलिए यहाँ पे जो डेविएशन को हम लोग किससे दिखाते हैं बेटा, डेल्टा से, तो डेविएशन कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। मतलब देयर इज नो डेविएशन। 0 डिग्री डेविएशन का मतलब क्या बोलेंगे बेटा, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं है। अच्छा, अब तू ध्यान से देख बेटा, एक हमने उस दिन आपको पढ़ाया था कि केस, अच्छा अभी केस 2 लिख लो, केस 2 लिखो, फिर हम आपको सघन माध्यम विरल माध्यम के बारे में और बताएंगे। केस 2, हम लोग 4-5 दिन थोड़ा सा लेट हो गए हैं बेटा, है ना, अपने सिलेबस में, है ना। आइए केस 2, क्या लिखेंगे बेटा, केस 2, ठीक है। केस 2 कहता है क्या कि व्हेन अ लाइट, मतलब अगर कोई प्रकाश की किरणें ट्रेवल बोल दे या प्रोपागेट बोल दे, अंग्रेजी में बात है क्या बेटा, ट्रेवल बोल दे चलना, प्रोपागेट करने का मतलब होता है चलना। तो व्हेन अ लाइट ट्रेवल, TRAVELLED, व्हेन अ लाइट travels from
रेयरर, रेयरर, रेयरर मतलब विरल माध्यम लिखवा दिए हैं। रेयरल का मतलब विरल माध्यम, रेयरर मीडियम rarer medium to when a light ray travels from rarer medium to denser medium, अगर कोई प्रकाश की किरण रेयरर मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, अगर कोई प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है बेटा? तो देख बेटा, आपने पढ़ा होगा कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती है तो जो प्रकाश होती है वह अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। याद आ रहा है कैसे? अभी सब समझाएंगे, सब एकदम मस्त क्वालिटी के साथ समझना। लेकिन कहता है क्या कि अगर प्रकाश की किरण, इसके बाद वाला तीसरा केस क्या पढ़ाएंगे कि अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाती है, मतलब अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में अगर चली जाती है तब साहब उस लाइटवा के साथ का होगा? वो लाइट केंगा जाएगी, किधर जाएगी? तो साहब उसमें क्या होता है बोलो, याद है तुम लोग को? हाँ एकदम बहुत बढ़िया, सब लोग सोच लिए दिमाग में ना। हाँ क्या सोचे हैं कि जब भी प्रकाश की किरण डेंसर से रेयरर में जाएगी मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो लंब से दूर भाग जाती है, फरके भाग जाएगी। कहेंगे बेटा बेटा भागे फरके भाग जाएगी। आइए तो कहेंगे ध्यान से समझिए, कहते हैं क्या कि ये हमारा मीडियम 1 है और ये है हमारा मीडियम 2। ये है हमारा इस इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम पे ये नॉर्मल है, ठीक है। आइए बहुत बढ़िया। अब कह रहे क्या कि एक प्रकाश की किरण हमारी ऐसे आ रही है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये आ रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से आ रही है। तो कह रहे क्या कि ये है आपका रेयरर मीडियम RARER और ये है आपका डेंसर DENSER। तो हम आपको बोले हैं कि रेयरर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N1 है और रेयरर मीडियम जो डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो हम आपको बोले थे, कल बताए थे कि रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? तो साहब रेयरर का ज्यादा होगा और डेंसर का कम होगा। नहीं, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है बेटा, शाबाश। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि साहब N2 इज ग्रेटर देन N1। N2 का मान क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा, किससे? N1 से होगा। अच्छा, अब कहता है क्या कि तुम ध्यान से देखो बेटा कि लाइट ऐसे आई तो कहता है क्या कि जब प्रकाश की किरणें कि सघन रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। तो नॉर्मल की ओर बेंड केगा मतलब समझ, अगर ये मीडियम ना रहता, समझना पड़ेगा ना तो बड़ा मार मारेंगे कि अगर ये मीडियम, ये दिस इज द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, अगर सोचो ये मीडियम ना रहता तो लाइट तो सीधे ऐसे ही चली जा रही थी और जाते रहती बेटा। नहीं, इसको क्या पड़ी थी इधर उधर टेंशन लेने का, स्लेंस लो आने का, ठीक है। लेकिन अब तो आ गई तो अब तो झेलना पड़ेगा। तो तुम सोचो कि इससे ये जो लाइन, जिस लाइन से वो आ रही थी बेटा, जिस लाइन से आ रही थी, बार बार हमेशा इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं अभी, समझ इसको, कि जिस लाइन से आ रही थी उस लाइन से अगर इधर चली जाएगी तो ये कहलाएगा नॉर्मल की ओर बेंड कर जाना। और जिस लाइन से आ रही थी उस लाइन से अगर इधर चली जाएगी तो उसको कहा जाएगा कि नॉर्मल से दूर भागना। तो ऐसा नहीं है कि साहब यहाँ पे रहेगा तो ये लगेगा नॉर्मल से दूर गया हुआ है, तो ये भी तो नॉर्मल से दूर ही है। यहाँ पे भी लाइट है नॉर्मल से दूर ही कहलाएगा। लेकिन ऐसा कब लेकिन उसका कहने का सेंस अलग होगा। कहने का सेंस क्या है कि ई वाला रेफरेंस लाइन क्या होगा, ये वाला जिस पाथ पे प्रकाश की किरणें आ रही थी, जिस पाथ पे लाइट रे आ रही थी, उसी पाथ से अगर ये इधर हो गया नॉर्मल की ओर, इधर हो गया नॉर्मल से दूर। समझ में आ गया? इसका मतलब
अभी की कंडीशन में क्या होगा, ये रेयरर है डेंसर है, तो रेयरर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी। इसका मतलब जो लाइट रे है बेटा वह जो है ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और नॉर्मल के साथ जो कोण बनाएगी इसको बोलते हैं अपवर्तित को, अपवर्तन कोण, इसको अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अब तुम सोचो कि सबसे पहले कि सर कि आखिर इधर रेयरर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की ओर बेंड क्यों कर जाती है, क्या रीजन है? तो साहब स्पीड ऑफ द लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो स्पीड ऑफ लाइट कम होने के कारण ये क्या होगी, इधर की ओर बेंड हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करके सर समझा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं बेटा, आओ देखो इस पे एक न्यूमेरिकल समझो। क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जैसे मान लो कि साहब ये एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा 1। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा 1 होता है। और ये मान लो कि कोई दूसरी मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो कि √3। क्या है बेटा √3। तो तुम सोचो कि 1 बड़ा है कि √3 बड़ा है, तो साहब √3, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732। शाबाश। तो तुम सोचो कि ये वाला क्या होगा रेयरर, ये वाला क्या हो जाएगा डेंसर मीडियम। शाबाश। अब तो सोच, मान लो कि एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी, क्या आ रही थी बेटा, हेंगा, ठीक है। ऐसे प्रकाश की किरण आ रही थी, मान लो ये 60 डिग्री के एंगल पे आ रही है। तो कह रहे क्या कि साहब ये कितने एंगल पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। क्वेश्चन पूछा आपसे कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब यही आर का मान पूछ रहा है आपसे। तो तुम सोचो कि प्रकाश जो है रेयरर से आ रही है कि डेंसर से आ रही है। तो रेयरर से आ रही है बेटा, चूंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, 1 है। इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3 है। तो तुम सोचो कि साहब हम तो स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, तो n1 sin i बराबर n2 sin r, ये नु कहता है वो, हाँ ये कहता है सर। तो तुम सोचो n1 का मान क्या होगा, तो देख n1 उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां से प्रकाश की किरणें आ रही थी। आ किस में से रही है, हवा में से। हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दिया हुआ है 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन आई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 60, तो साइन 60 बराबर n2 किस में जा रही है, √3 में साइन, अरे जा किस में रही है, अरे आ इसमें रही है तो जाएगी इसी में ना बेटा, कि इसी में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट तो नहीं होना है, रिफ्रैक्शन ही होना है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना ही है। तो इधर इसमें से आ रही है तो जाएगी इसी में जाएगी, तो √3 हो जाएगा। और r का मान हमें क्या करना है, निकालना है। इसके बाद देखिए, या 1 का तो मान 1 और साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर √3 साइन r। √3 को मार डाला तो आपको क्या बचा, साइन r बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। मतलब देख 60 से आ रही थी, अब जाएगी कितने से बेटा 30 से। तो 30 से जाएगी तो मतलब केगा तो हेगा, नॉर्मल तो ऐसी जाती है बेटा, लेकिन चली कैसे गई, ऐसे। यहाँ से कितना एंगल बना ली 30 डिग्री ऐसे। अच्छा, एक चीज़ और, तो एक चीज़ और बेटा, एक चीज़ और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गया अभी। स्नेल्स लॉ पैरेक्सियल रेस के लिए वैलिड होगा कि नहीं होगा, n1 sin i बराबर n2 sin r, कभी नहीं बेटा। ये सबके लिए वैलिड है, क्यों, क्योंकि लॉ है, लॉ है बेटा, ये लॉ है। इसीलिए इसमें ऐसा नहीं कि साहब इसके लिए वैलिड होगा इसके लिए वैलिड नहीं होगा, सबके लिए वैलिड होगा एकदम बिना टेंशन का। यही तो है कि जब सबके लिए लॉ है ना, नियम है ना, सबके लिए वैलिड होगा। तो साहब r बराबर 30 डिग्री, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, ये अपना क्या हो जाएगा बेटा आंसर।
बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इतना हो गया। अब तो सोच बेटा, इसी केस 2 में कहता है क्या कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है तो लाइट नॉर्मल की ओर बेंड कर गई। तो अगर बेंड कर गई तो साहब आप इस केस में डेविएशन निकाल सकते हैं। हाँ, डेविएट कर गई कि नहीं करी, जा रही थी ऐसे या डेविएट कर गई है, तो ऐसे नहीं चली गई तो डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ, तो हाँ हुआ। तो ये डेविएशन कैलकुलेट करना है बेटा। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग अब हेडिंग डालेंगे केस 2 में ही, कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन। केस 2 में ही हम लोग क्या डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन, कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है उस केस में सर डेविएशन केंगा निकाला जाता है। तो ध्यान से देखें, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन। ठीक है, हम लोग अब डेविएशन की बात करेंगे कि लाइट कैसे विचलित हो गई। आई कह रहे क्या कि यही हमारा ये रेयरर मीडियम है RARER, ये है डेंसर DENSER। ठीक है, प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही थी, आई एंगल से आ रही थी और ये नॉर्मल जा रही थी ऐसे। अगर ये मीडियम ना रहता तो ऐसे सीधे जाती ना जाती। डेविएशन निकालने का एक तरीका बता भी कि यही। अब क्या होगा कि प्रकाशवा हेंगा चल जाएगा, केंगा चल जाएगा बेटा, हेंगा का है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, का है तो ये रेयरर है, डेंसर है, रेयरर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी, काम खत्म, दैट सिंपल। अरे बुर्बक आदमी, तुम लोग तो बुर्बक नहीं है ना रे, आज तुम लोग तो डॉक्टर है, सब हमारा डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब इसी में बैठा हुआ है। चल देख, आई है आर है नहीं, डेविएशन डॉक्टर साहब लोग बताएंगे, जितने भी डॉक्टर साहब लोग हैं, डॉक्टर साहब लोग बताएंगे कि साहब डेविएशन हमें कैसे होगा। जितने इंजीनियर साहब हैं वो डेविएशन निकाल के बताएंगे कि डेविएशन का मान कितना होगा, जल्दी जल्दी सब लोग बताएंगे बेटा। ठीक है, चलिए भाई डॉक्टर साहब लोग देखते हैं। डॉक्टर साहब लोग चलिए आप लोग देखिए कि साहब लाइट तो प्रकाश तो ऐसे आ रही थी, चली गई ऐसे, तो साहब हेतने से न घूम गई, हेतने से न घूम गई सर, हाँ हेतने से घूम गई, यही तो जितना से घूम गई तो वह डेविएट कर गई, तो उसी डेविएशन को हम लोग दिखाते हैं डेल्टा से। कौन चीज़ दिखाएंगे बाबू, डेल्टा से। लगे इनको खत्म हो गई बहु, डेविएशन डेल्टा से। किसे दिखाएंगे बेटा, डेल्टा से। बोलो कोई दिक्कत नहीं, यही डेविएशन निकालना है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास आ गया बेटा, डेविएशन का मान कितना होगा याद है तुम लोगों को, पता चल जाएगा। ओहो बहुत बढ़िया, कितना I-8, शाबाश। यहाँ ध्यान से देख, कैसे देखेंगे, ये लाइन तो ये जितना कोण होगा क्या उतना ही कोण ये वाला भी होगा, एकदम सही। अगर ये वाला कोण आई है तो ये पूरा का कोण, ये पूरा वाला कोण कितना हो जाएगा, आई पूरा आई लिख रहे हैं बेटा, आई पूरा आई, इतना नहीं, ये पूरा आई लिख रहे हैं। तो तुम सोचो कि हाई पूरा का पूरा आई है, यहाँ से यहाँ तक आर है, तो हाई कितना हो जाएगा, तो डेविएशन का मान जो होगा, यही तो कहेंगे डेविएशन, तो जो डेविएशन का मान यहाँ पे आप निकलेगा वो कितना हो जाएगा, आई में से आर को घटा देंगे तो आई माइनस आर। तो डेविएशन का फॉर्मूला बोल लो, चाहे मूर्ख हो तो याद कर लो, तेज हो तो छोड़ दो, समझ लो, खाली काम खत्म। बोलो कोई दिक्कत। जो न्यूमेरिकलवा करवाए थे पिछला क्वेश्चनवा में, उसमें बताओ तो डेविएशन कितना आएगा, कितना 30 डिग्री का है, 60 से आ रहा था, ये 60 था, आई कितना चला गया, आई आर कितना मिला, 30 डिग्री मिला था, तो आई कितना होगा 30। कैसे, तो फिर से क्वेश्चन वही लेंगे, एक ही क्वेश्चन ही लेंगे, वही खिलाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन।
ये काहे तरवा तना जाता हो। हम तुम एक कमरे में बंद हैं और चाबी खो जाए। अब हो गया फ्री। हाँ, कब पढ़े थे हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन नहीं है, कैलकुलेशन डेविएशन क्या है? कह रहा है क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द नेट डेविएशन। ठीक है, डेविएशन का मान बताएं। अगर प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही थी 60 डिग्री से, ये था n, ये था √3, ठीक है, ऐसे आ रही थी, तो डेविएशन कितना होगा? तो साहब रेयर डेंसर लाइट विल बेंड लाइक दिस। अगर ना कुछ रहता तो सीधे जाता, लेकिन अब लाइट क्या हो जाएगी बेटा? हैंगा बेंड कर जाएगी, ऐसे चली जाएगी। और ये कितने एंगल से जाएगी बेटा? ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो यही आपका क्या मिला? डेविएशन। तो डेविएशन बराबर सिंपली लिख लो I माइनस आर। डेविएशन क्या हो जाएगा? I माइनस आर। या तो ये पूरा 60 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? डेविएशन हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री आंसर। ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले ही निकलवा चुके हैं। यहाँ पे I बराबर कितना है? 60 डिग्री। N1 की वैल्यू कितनी है? 1। N2 की वैल्यू कितनी है? N2 की वैल्यू है √3, इसलिए R बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ये हम निकाले अभी पिछले ही क्वेश्चन में ये निकाले हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिए बेटा, है ना। आपको अगर आएगा तो आपको ये करके यहाँ से स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग R निकालना होगा, R निकाल के फिर ये क्वेश्चन बनाना होगा। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आइल? ठीक बा, आवा आगे बढ़ो। तनी स्पीड में चलाओ तनी, देखो। अब हम लोग पढ़े केस 3 और हो जाए हम लोग फ्री। रहा बाबू इंक तन डाले उधर, ना तो लगभग जग गरिया कम मास्टर बड़ा कंजूस हो गई बा, पैसा नहीं खरीद जाते, इंको से नहीं पढ़ावा। अभी जान लो कितना बज रहा है? आज दिन भर लाइव क्लास के लिए बेटा, लाइव क्लास सक्सेसफुल था, है ना। बस थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो गया था। उस साउंड का प्रॉब्लम मेरे लैपटॉप से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। उस लैपटॉप के कारण हम लाइव क्लासेज आपको नहीं लिए, और वही करते करते अभी 7 बज रहे हैं बेटा, और ये 7 बजे भी आपको लेक्चर शूट करके दिया जा रहा है ना। विश्वास बात देखा लौकता 7 बजे तक। तो 9 बजे जा पुलिस बड़ा मार मारी हमरा बराज, तुम लोग के लिए मारो खा लेंगे ना। चलो आओ केस 3। कौन में कौन डला गई बाबू? आज दादा केस 3 ब्लैक में ब्लू डला गई बा। केस 3 कह रहा है क्या कि व्हेन अ लाइट, बाबू ये सब बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, पता है? हाँ ये सब बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं बेटा, कंपटीशन में ये सब नहीं। खाली एक बार बताते उतने में खत्म हो जाता है। खाली केस फेस ले रहे हो खाली आपको कि आपको किसी से तुलनात्मक कम ना हो। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अबाउट TRAVELLS होता है, हम ES लिख दे नहीं, ठीक बा। When a light ray travels from denser to a rarer medium,
अगर प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो, हिंदी वाले, अगर प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर जाए तो क्या होगा उस प्रकाश के पास, तो ध्यान से देखेंगे। तो दिस इज द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम N1, ये N2, और इस केस में खाली हम ये लिख दें कि साहब N1 इज ग्रेटर देन N2। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, N1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अपवर्तनांक ज्यादा है, मतलब ये हो गया सघन माध्यम और ये हो गया हमारा विरल माध्यम। आइए, और ये प्रकाश की किरणें साहब, ये हो गया इस पे लंब, ये इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम पे ये क्या हो गया बेटा, लंब हो गया। अब मान लो कि बेटा एक प्रकाश की किरणें हैं, किरण है वो ऐसे आ रही है, ठीक है, कैसे आ रही है बेटा, ऐसे आ रही है, और ऐसे आ रही है तो ये हो गया उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो तुम सोचो कि अगर ये माध्यम ना रहता, और ये इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम है भाई, दिस इज द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, अगर ये माध्यम ना रहता, इसके नीचे ये माध्यम नहीं रहता, तो साहब ये प्रकाश की किरणें तो एकदम सीधे चली गई रहती है ऐसे। बोलो कोई दिक्कत, थोड़ा सा डेविएट ही कर गया है। ठीक है, तो तुम सोचो कि साहब रेगुलर नहीं जाएगा, कि अगर ये मीडियम रहता, ध्यान से समझना, छोड़ो याद है कि अगर ये मीडियम है और ये मीडियम है साहब, तुम सोचो ये हमारे डेंसर, ये रेयरर है, तो अगर ये माध्यम ना रहता तो प्रकाश की किरण तो ऐसे सीधे गई रहती है बेटा, बोलो हाँ कि नहीं, हाँ गई रहती सर। लेकिन अब क्या होगा कि साहब ये लाइट ऐसे जाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि साहब मीडियम चेंज हो गई है। अब तो सोचो होगा क्या, तो हम कह रहे क्या कि अगर प्रकाश की किरणें रेयर मतलब डेंसर से रेयरर में आएगा, मतलब सघन विरल माध्यम, सघन माध्यम से, समझिएगा, सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाता है तो वो जो प्रकाश होगी वो नॉर्मल से दूर जाती है, तो नॉर्मल से दूर यहां से जाएगी बेटा कि यहां से जाएगी, तो यहां से जाएगी बेटा, यहां से ये दूर जाएगी, मतलब जा रही थी ऐसे, चली जाएगी अब ऐसे, ये होगा नॉर्मल से दूर, और ये नॉर्मल से दूर, और ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। अब कहता है क्या कि तुम ध्यान से देखो, कहता है क्या कि इस केस में इतना तो समझ में आ गया। अगर हम आपको इसमें क्वेश्चन से पूछे कि फाइंड, मतलब अगर हम आपको क्वेश्चन से समझाएं कि साहब असल में एक्चुअल में हुआ क्या कि साहब अगर 30 डिग्री से आएगी तो वो 60 डिग्री से ऐसे चली जाएगी, ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है, क्योंकि साहब वो भी स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने के कारण होता है। एक न्यूमेरिकल इसी पे कर लेते बेटा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या समझ में आएगा कि अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो साहब वो हमेशा नॉर्मल से दूर ही भागेगी। उस पर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, पहले इसको समझिए। कहता है क्या कि मान लीजिए कि ये एक मीडियम है हमारा, है ना, इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम है, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऊपर वाले की, वो है √3। कितनी है बेटा, √3 है। यहां से छोड़ा ना, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 और इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और ये हो गया इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। अब एक प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है बेटा, कैसे आ गई, ऐसे आ गई। कितने एंगल पे आ रही है बेटा, ये मान लो कि 30 डिग्री पे आ रही है, थोड़ा सा ज्यादा ही है, 30 डिग्री ज्यादा ही हो गया है, थोड़ा सा कम कर लेना, ठीक है। 30 डिग्री से आ रही है तो साहब इस मीडियम में जाएगी तो कितने एंगल से रिफ्रैक्ट करेगी। तो साहब तुम सोचो बेटा, क्या सोचोगे कि साहब अगर 30 से आ रही है तो 30 से ज्यादा ही से ही जाएगी। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है और डेंसर से रेयरर में जाएगी तो साहब ये नॉर्मल से ज्यादा दूर भागेगी। तो नॉर्मल से ज्यादा दूर मतलब 30 डिग्री पे तो आ ही रही थी, मतलब अगर कुछ ना रहता तो लाइट तो ऐसे ही सीधे चली गई रहती बेटा। लेकिन अब क्या है कि अब साहब ये वाला तो 30 ही होता, बोलो हाँ कि ना, तो ये वाला भी तो 30 ही होता। लेकिन अब क्या होगा कि लाइट इस नॉर्मल से दूर भाग रही है ना, इसका मतलब ये प्रकाश कुछ ऐसे भाग जाएगी, इसका मतलब ये नॉर्मल से दूर भागेगी।
तो इसीलिए साहब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा, मतलब ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमेशा 30 डिग्री से ज्यादा ही आएगा बेटा, 100% नो डाउट, एकदम श्योरिटी के साथ। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि साहब अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, ठीक है, अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ध्यान से सोचो बेटा कि n1 की वैल्यू, पहले फॉर्मूला लिख लो, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे बेटा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स का क्या नियम था बेटा, तो उन्होंने कहा था n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहे बेटा, आइए, या n1 का मान कितना है बेटा, तो n1 जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आ रही थी, तो आ किस में से रही थी बेटा, किस में से आ रही हैं, तो इस माध्यम से, इस माध्यम की अपवर्तनांक कितनी है, √3। तो क्या लिखेंगे बेटा, √3 साइन आई कितना है बेटा, 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो 1। साइन आर निकालना ही है बेटा, तो तुम सोचो √3 साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर क्या लिखेंगे बेटा, साइन आर। तो साइन आर बराबर कितना है, √3/2, नहीं है, √3 में 1 से गुना होगा तो √3/2। तो इसलिए आर बराबर डायरेक्ट लिख दो, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा यहाँ पे वो कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री आ गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है साहब, ठीक है। तो कह रहे क्या, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन, अच्छा ये नहीं लिखवाए थे क्या उसमें, थोड़ा सा देखो तो बेटा, रेयर मीडियम देन द लाइट रे मूव MOV मूव अवे AWAY अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लिख लीजिएगा। मतलब अगर प्रकाश की किरण सगर माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह नॉर्मल मतलब अभिलंब से क्या चली जाती है बेटा, दूर चली जाती है, यही हिंदी में भी लिख लेना है। और उस वाले में केस 2 वाले में बेटा लिख लेना है कि व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तब ये नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है बेटा, बेंड हो जाती है, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करना है बेटा, डेविएशन भी निकाल लेना है कि साहब अगर प्रकाश की किरण डेंसर से रेयरर में जाती है तो इसमें डेविएशन कैसे होगा बेटा, इसमें क्या होगा डेविएशन, वही हम लोग निकालेंगे बेटा, इसमें भी डेविएशन वही होगा, कैसे, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आपका यही रह जाएगा, न्यूमेरिकल भी यही रह जाएगा, यहाँ ध्यान से देखें। इसके बाद क्या लिखना है, इसी केस में कैलकुलेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन, कैलकुलेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन को कैसे ज्ञात किया जाए, वही बात है। कब, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब। तो तुम सोचो कि साहब ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो अगर ये वाला कोण आई है तो सोचो कि यहाँ से यहाँ तक वाला ये भी कोण क्या होगा, आई ही ना होगा। देखो 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 देखो, ये वाली और ये वाली और ये वाली लाइन, तो ये अगर आई है तो ये वाला भी कितना होगा, आई होगा। तो यहाँ पे इतना बड़ा नहीं लिखना चाह रहे हो, यहाँ पे लिख सकते हो, इसको आई बोलेंगे। अब तुम ध्यान सोच, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, आर है,
तो डेविएट कैसे कर गई? तो जा रही थी ऐसे ही ना बेटा, और चली गई ऐसे, मतलब जा रही थी, आ रही थी यहाँ पे, ओरिजिनल पाथ ये था, और चली गई बेटा ऐसे, तो डेविएशन तो यही ना हुआ। हाँ, तो सोचो इतना मान कितना होगा, तो तुम सोचो क्या करोगे, ये पूरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर है, तो आर में से इस आई को घटा देंगे तो क्या डेल्टा नहीं निकल जाएगा? तो हाँ, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, तो डेविएशन बराबर हो जाएगा आई आर माइनस आई। डेविएशन क्या हो जाएगा बेटा, आर माइनस आई। सेम, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं क्या कि साहब इस केस में न्यूमेरिकल में अगर डेविएशन निकालोगे तो न्यूमेरिकली में इस केस में डेविएशन निकाल सकते हो बेटा। इस केस में ये क्वेश्चन है, इस केस में डेविएशन निकाल सकते हैं। क्या क्वेश्चन कहेगा, 30 डिग्री से आई है, √3 है, इसमें जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आ रही है उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3 है, और जिस माध्यम में जा रही है उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है। तो साहब बताएं कुल डेविएशन कितना होगा? तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, यही ना होगा बेटा, यही ना एंगल ऑफ डेविएशन होगा कि साहब जा रही थी ऐसे और चली गई ऐसे, तो डेविएशन यही ना होगा। तो तुम ध्यान से देखो कि पूरा का पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री। पता नहीं क्या हुआ, दोनों एक ही कलर चल रहा है बेटा। ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब कितना होगा, 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी केस में पूछ देता है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डेविएशन। तो डेविएशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, डेविएशन का आंसर निकालने का तरीका यही है। बस इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना बेटा। कैसे लाइट रे जा रही थी और मीडियम आने के बाद कैसे वो चली गई, बस। तो जा रही थी और चली गई, उनका बीच का एंगल बस निकाल लेना है और वो अपने कैलकुलेशन से निकल जाएगा। इसका कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। आइए, एक चीज है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एक माध्यम का अपवर्तनांक के सापेक्ष में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। मतलब हम बोलते हैं ना साहब, ये माध्यम रेयरर है, ये माध्यम डेंसर है, तो साहब रेयरर डेंसर हमेशा क्या होगा, एक रिलेटिव टर्म है। ये हमेशा इसके रिस्पेक्ट में ये रेयरर है और इसके रिस्पेक्ट में ये डेंसर है। मतलब कोई माध्यम अभी डेंसर कहला रहा है तो वह किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहला सकता है बेटा, रेयरर भी कहला सकता है। तो उसी के लिए हम लोग बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बात करेंगे बेटा, रिलेटिव RELATIV, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम बता चुके हैं आपको। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू बताए हुए हैं। इस पर न्यूमेरिकल हम आपको कराने वाले हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब μ2/μ1। इसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हम क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, वो दिया हुआ है मतलब कि 4/3, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास GLASS, ग्लास दिया हुआ है 3/2। तो क्वेश्चन पूछा कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या पूछ दिया कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पढ़ने का तरीका क्या है, हम लिख देते हैं फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको भी लिख देते हैं, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ किसके रिस्पेक्ट में,
विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या होगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास पूछा है ना, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो पहले लिखा रहेगा उसको ऊपर, जो बाद में लिखा रहेगा उसको नीचे। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। मतलब ध्यान से देखो ना कि जो पहले लिखा रहेगा उसको ऊपर और जो बाद में लिखा रहेगा उसको नीचे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास कितना है बेटा, दैट इज द 3/2 डिवाइडेड बाई, ये बड़का बट्टा हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर कितना है बेटा, 4/3। तो साहब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा। तो 3 × 3/2 × 4, तो ये आपका आ जाएगा 9/8। ये क्या आ जाएगा आंसर। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपकी यूनिट होती है बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट होता है, यूनिट मतलब इकाई। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट होता है, तो नहीं साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है बेटा, एकदम ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ये कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो ऐसे बाबू एक न्यूमेरिकल करा दी, समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो ऐसे निकाल लीजिएगा, एकदम बोलो चकाचक बोलो। क्या खटाखट मिटा भी दे, शाबाश बेटा, हाँ मिटा दीजिए सर। मिटा दो, आइए। कहे मास्टर साहब हाउ जो रिलेशन में पढ़ाए थे, हाउ इतना बड़का रिलेशन में पढ़वाए थे, ओकरा वो काहे ला पढ़ाए थे, उस पर न्यूमेरिकल में नहीं आता है, आता बेटा आता है, वही न्यूमेरिकल में करवाए वाले हैं। नहीं आप देखो कहता है क्या, ध्यान से देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहे क्या कि साहब मान लो एक प्रकाश आ रही है, एक लाइट आ रही है, इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और इस माध्यम में उसका वेवलेंथ दिया हुआ है λ1। क्या दिया हुआ है बेटा, वेवलेंथ दिया हुआ है λ1, और जैसे ही इस माध्यम से इस माध्यम में जाता है तो ये बना रहा है एंगल बीटा। ये क्या बना लिया बेटा, एंगल बीटा, कुछ अलग एंगल पर गया, और इस माध्यम में उसकी वेवलेंथ हो गई बेटा λ2। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि साहब इसकी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी, पहले मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले मीडियम में वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य का मान λ1 दिया हुआ है, तो जब दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें चली जाएगी तो उस माध्यम में उसकी तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ की मान क्या होगी, यही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि अ लाइट travels from medium 1 to medium 2 at an angle of incidence अल्फा, α1 α2 मानो ना और अच्छा लगेगा, λ1 है ना,
तो अल्फा 1 अल्फा बीटा ही माने तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब देखने में क्वेश्चन देखने में सुंदर लगे। अल्फा 1 अल्फा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंगा इंसिडेंस at an angle of incidence alpha 1 and refract to second medium at alpha 2 if wavelength of light in medium 1 is lambda 1, then find the wavelength of light in medium 2। ठीक है, ये अपवर्तनांक भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, बस ये, और कुछ नहीं दिया हुआ है। क्या करेंगे, स्लेंस लॉ लगा। क्या पढ़े थे कि साइन आई, सॉल्यूशन में क्या पढ़ेंगे कि साइन आई बाई साइन आर बराबर n2 बाई n1, n2 बाई n1 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। अरे यार तुम लोग भूल गया था ये वाला फॉर्मूला, और भी नहीं, v1 बाई v2 है ना, चाल पे भी अभी बताएंगे। तो तुम सोचो इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, हाई नहीं दिया होता काम खत्म, हाई ले सकते हैं। देख लैम्डा 2 निकल जाएगा क्या, देख या साइन आई 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 कितना अल्फा 1 साइन अल्फा 1 बाई साइन अल्फा 2 जाएगी कितने, अल्फा 2 से ना, अल्फा 2 से, हाँ, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। आह बड़का बड़का लिखते हैं, क्या लैम्डा 2 बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 हाई है ना, हाई है ना, कि हो जाएगा साइन अल्फा 2 बटा साइन अल्फा 1 इंटू लैम्डा 1। बहुत 4 गो ऑप्शन दिया रहता है, और 4 गो ऑप्शन में ये ऑप्शन में पूछे तरह से, आ तू दुकान मार के चलेगा, ये अपना होल का आंसर। ठीक बा, अब वेलोसिटी पे कॉल कर जाए।